जैसा कि पिछले चैप्टर में हम चर्चा कर रहे थे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। लोक कल्याणकारी राज्य में जो प्रमुख भूमिका है, शासन व्यवस्था में जो नीतियों का क्रियान्वयन का प्रमुख दायित्व है, वह प्रशासन पर है। इसी कारण से लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वह प्रशासन पर ही, उसकी क्रियान्विति पर ही, उसकी सकारात्मक भूमिका पर ही, उसकी ज़मीनी स्तर पर उसकी क्रियान्विति पर ही निर्भर करती है। इसी क्रम में हम आज अगला चैप्टर है प्रशासकीय राज्य की अवधारणा। इसका तात्पर्य है ऐसा राज्य जो प्रशासन के द्वारा किया जाता है, चाहे वह अध्यक्षात्मक हो, चाहे संसदीय शासन व्यवस्था हो, चाहे वह वंशानुगत शासन व्यवस्था हो या राजतंत्र हो, सब में प्रशासन की प्रमुख भूमिका रहती है। इसीलिए प्रशासकीय राज्य की जो अवधारणा है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। राज्य के विषय वस्तु सकारात्मक व सृजनात्मक है, क्योंकि इसका उद्देश्य लोक कल्याण या मानव कल्याण करना है। राज्य का जो कार्य क्षेत्र है, विषय वस्तु है, जो कार्य करने का तरीका है, वो सकारात्मक और सृजनात्मक है, निषेधात्मक और नकारात्मक नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य मानव कल्याण करना है, लोगों का कल्याण करना है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी बनाने का काम किया जाता है। और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सुखी बनाने का जो दायित्व लोक कल्याणकारी राज्य का है, उसकी क्रियान्विति, उसको ज़मीनी स्तर पर उतारना प्रशासन का कार्य है। इसलिए इस प्रशासकीय राज्य की जो विषय वस्तु है वह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी बनाने का काम करते हैं। जैसे कि माता के गर्भ से लेके मृत्यु के उपरांत भी प्रशासन साथ देता है, उसी प्रकार से प्रशासकीय राज्य की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दृष्टिकोण से आधुनिक शासन व्यवस्था में इसकी प्रकृति, क्षेत्र और विषय वस्तु आदि मिलकर इसे बहुत महत्वपूर्ण का केंद्र बना देते हैं और महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बना देते हैं। क्योंकि सारा कार्य जो शासन व्यवस्था का है वह लोक प्रशासन का कार्य करता है या लोक प्रशासन की क्रियान्विति या ज़मीनी स्तर पर पहुंचाता है। इसलिए प्रशासकीय जो राज्य है वह उसकी जो विषय वस्तु है, उसका कार्य क्षेत्र है, इसको आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु बना दिया गया है। राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार गतिशीलता से कार्य में अभिन्न अभिवृद्धि हुई है। यानी प्रशासकीय राज्य की जो कार्य क्षेत्र का विस्तार है वो इसकी गतिशीलता, इसका कार्य करने की शैली और इसके क्रियान्विति का ज़मीनी स्तर पर पहुंचाना, ये गतिशीलता के कारण से इनके कार्यों में बहुत वृद्धि हुई है, अभिन्न वृद्धि हुई है, जिसके कारण इसका प्रशासकीय राज्य का विस्तार बढ़ा है। प्रशासकीय राज्य से अभिप्राय है आज समाज व सरकार, राज्य व सरकार, सरकार व नागरिक एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। इसे प्रशासकीय राज्य की पूर्व अपेक्षा ही माना जाता है या पूर्व अपेक्षा भी माना जाता है। आज समाज व सरकार, सोसाइटी का कहीं न कहीं सरकार से प्रभावित होती है। राज्य व सरकार और सरकार व नागरिक तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसके कारण प्रशासकीय राज्य की जो एक पूर्व अपेक्षा भी कही गई है वह इसे माना गया है। यह एक विचारधारा से आबद्ध न होकर ये तो विश्व कार्य प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसका तात्पर्य चाहे वह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो, चाहे संसदात्मक शासन व्यवस्था हो,
चाहे वह वंशानुगत शासन व्यवस्था हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे तानाशाही हो, वहाँ कहीं न कहीं प्रशासकीय राज्य का स्वरूप देखने को मिलता है। प्रशासन के द्वारा ही कार्य किए जाते हैं। इस कारण से दूसरा, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य क्षेत्रीय दल से आबद्ध होकर शासन व्यवस्था हो, या कंजर्वेटिव हो, या लेबर पार्टी हो, ये विभिन्न देशों में विभिन्न दलों की जो शासन व्यवस्थाएं हैं, इससे आबद्ध प्रशासकीय राज्य नहीं रहता। वरन शासन जो आज्ञा देगा, शासन जो कार्य देगा या कार्य का विस्तार करेगा, उसकी क्रियान्विति का कार्य प्रशासन का द्वारा है। इसलिए ये कोई विचारधारा से बंधा हुआ नहीं है। राज्य प्रशासन के स्वरूप में विद्यमान है। न्यायपालिका व्यवस्थापिका की तुलना में प्रशासकीय कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका न्यायपालिका का अपना एक महत्वपूर्ण स्तंभ है शासन व्यवस्था का। वो अपने तरीके से कार्य करते हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं। जो मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, उसके अनुरूप कार्यपालिका अपने क्षेत्र में, व्यवस्थापिका अपने क्षेत्र में कार्य करेगा और न्यायपालिका एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। किंतु इन सब का जो नेतृत्व है वह कार्यपालिका करती है, और कार्यपालिका का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह प्रशासन द्वारा किया जाता है। इसलिए प्रशासकीय राज्य का और महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, या प्रशासकीय जो राज्य है उसका कार्य क्षेत्र और बढ़ जाता है। प्रशासकीय जो राज्य हैं, प्रोफेसर फ्राइडमैन ने 4 रूपों में इसको बांटा है प्रशासकीय राज्य के कार्यों को। पहला है सेवाएं प्रदान करने वाले सेवक के रूप में। जो प्रशासकीय राज्य है, यह शासन के द्वारा जो शासन सेवाएं का क्रियान्विति का दायित्व दिया गया है, उनको पूरा करने के लिए एक सेवक के रूप में प्रशासन जनता का काम करता है। जन सेवक के रूप में, जैसा कि प्रधानमंत्री प्रधान लोक सेवक के रूप में कहे जाते हैं, उसी प्रकार से प्रशासन है। शासन जो भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, या जो भी सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, उन सेवा प्रदाता के रूप में, एक सेवक के रूप में कार्य करेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो शासन व्यवस्था सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा, प्रशासन उसकी क्रियान्विति करेगा। इसलिए ये सेवाएं प्रदान करने वाले एक सेवक के रूप में कार्य करता है। नियामकीय कार्य, जैसे देश में कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के जो नियामकीय कार्य हैं, वो उसके रूप में प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। शांति व्यवस्था कानून की क्रियान्विति के रूप में, एक नियामकीय कार्य के रूप में अपना कार्य करता है। तीसरा है पूंजी निवेशक के रूप में। प्रशासकीय राज्य है वह शासन के द्वारा जो बड़े बड़े उद्योग धंधे, कल कारखाने, फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, उसकी क्रियान्विति भी प्रशासकीय राज्य के रूप में होती है, प्रशासकीय राज्य करता है। तो इसलिए इसे हम पूंजी निवेशक के रूप में भी मानते हैं। शासन के रूप में, जैसा कि लोक कल्याणकारी या अन्य कोई भी राज्य व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, वो शासन के रूप में कार्य करता है। किंतु जनता के सामने जो शासन का प्रतिनिधि के रूप में करता है, वह प्रशासकीय अधिकारी करता है। इसलिए शासक के रूप में भी हम प्रशासकीय राज्य के स्वरूप को देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो फ्राइडमैन ने जो 4 प्रशासकीय राज्यों के कार्य बताए हैं, सेवाएं प्रदान करने वाले सेवक के रूप में, नियामक के रूप में, पूंजी निवेशक के रूप में और शासक के रूप में। अब आता है प्रशासनिक राज्य के या प्रशासकीय राज्य के विकास के उत्तरदायी कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसमें मुख्यतः प्रथम है औद्योगिक क्रांति का उत्तरदायी कारण।
औद्योगिक क्रांति से सरकार के कार्यों में, कार्य क्षेत्रों में अभिवृद्धि हुई और अभिवृद्धि के कारण शासन व्यवस्था उनको क्रियान्विति का जो एक आलंबन है या उसको क्रियान्विति किस प्रकार से की जा सकती है, वह एक शासन व्यवस्था, एक तंत्र व्यवस्था के रूप में आवश्यकता पड़ी। और शासन व्यवस्था में जो प्रशासन के जो लोग हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी आवश्यकता के कारण प्रशासकीय जो राज्य की जो अवधारणा है या प्रशासकीय राज्य का जो विकास हुआ है, वह प्रमुख कारण एक औद्योगिक क्रांति है। दूसरा है वृहद सरकार, बड़ी सरकार या सरकार का बहुत बड़ा वृहद रूप। इसके कारण भी शासन व्यवस्था अपने कार्यों को ठीक से संपादन निष्पादन नहीं कर सकता, इसके कारण प्रशासन पर निर्भर रहता है। इसलिए प्रशासकीय राज्य के विकास का एक कारण ये भी है। तीसरा है आर्थिक नियोजन। अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति को क्रियान्वयन करने का दायित्व है वह शासन का है और शासन के साथ प्रशासन प्रमुख भूमिका के रूप में निर्भर रहता है, प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके कारण आर्थिक नियोजन के कारण भी प्रशासनिक राज्य है उसके विकास हुआ है। दूसरा है प्रदत्त विधायन। प्रदत्त विधायन का तात्पर्य है विधि का जो कार्य है या विधान का जो कार्य है वह व्यवस्थापिका विधायिका का है, किंतु वह कार्य व्यवस्थापिका के पास न तो समय होता है, न स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, विषय विशेषज्ञ। इसके कारण वो उस विधायी कार्यों के लिए, विधान बनाने के कार्यों को व्यवस्थापिका कार्यपालिका को स्थानांतरण करती है, जिसके हम प्रदत्त विधायन कहते हैं। और कार्यपालिका को अपने अधिकारों का, अपने विधान बनाने के जो अधिकार है वो कार्यपालिका को सौंपना या कार्यपालिका को स्थानांतरण करना प्रदत्त विधायन कहलाता है। और प्रदत्त विधायन के कारण कार्यपालिका के कार्यों में विवृद्धि के कारण अप्रत्यक्ष रूप से या कह सकते हैं उस नीति निर्माण, उस विधि कानून के विषय विशेषज्ञ प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण ये भी एक बहुत बड़ा कारण है प्रदत्त विधायन के कारण, क्योंकि व्यवस्थापिका का जो कार्य है वो विषय विशेषज्ञ न होने के कारण वह कार्यपालिका को सौंपा जाता है। और कार्यपालिका में लोक प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो विधि का निर्माण किया जाता है वह प्रमुख रूप से प्रमुख भूमिका में है। इसके कारण भी प्रशासनिक जो राज्य है उसके विकास का एक कारण प्रदत्त विधायन भी है। पांचवा है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। जितने भी प्रशासनिक विवाद हुए हैं या जितने भी प्रशासन में जो व्यक्ति हैं या अधिकारी हैं, उनके सेवा शर्तें, सेवानिवृत्ति, अन्य अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई, निलंबन, इन सब कार्यों को निपटारा करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण का भी स्थापना हुई है। उस प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कार्य की अभिवृद्धि होने के कारण भी प्रशासनिक जो राज्य है, प्रशासनिक राज्य है, उसके विकास का उत्तरदायी कारण एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। क्योंकि इतने विवाद, इतना बहुत बड़ी मशीनरी, सरकारी मशीनरी जो जिसे हम प्रशासन कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी कही जाती है, उस ब्यूरोक्रेसी में इतने विवाद, इतने प्रशासनिक अधिकारियों की जो समस्याएं हैं वो प्रशासनिक न्यायाधिकरण में आती हैं और न्यायाधिकरण में अभिवृद्धि के कारण प्रशासनिक राज्य के विकास का एक उत्तरदायी प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी है। अगला है सामाजिक आर्थिक जीवन में बढ़ती जटिलता। चाहे वह सामाजिक हो चाहे आर्थिक जीवन हो, उसको जीना आज की परिस्थिति में, अभी अभी हमने जो कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान जिस तरह से लोगों का मंजर देखा हमने, जिस तरह से लोगों की व्यथा देखी,
कोई बम्बई से चल के या मुंबई से चल के पटना पैदल जा रहा है, कोई अपने अपने गांव को, बच्चे को लेकर किस तरह से जा रहे हैं, जिसमें सामाजिक और आर्थिक जीवन बहुत प्रभावित हुआ है। उस जीवन की बढ़ती जटिलता को दूर करने के लिए प्रशासन सदैव तत्पर है और प्रशासन ने व्यवस्था भी की है उनकी। किंतु इतनी बड़ी मास लेवल पर जो इस वैश्विक महामारी के कारण जो इधर से उधर उनका आना जाना हुआ, अपने गंतव्य को लौटने को हुए, उसमें प्रशासन की जो भूमिका है या प्रशासन के द्वारा जो भी व्यवस्था की गई है, वो कह सकते हैं कि हम उनको उचित सेवाएं नहीं दे पाए। किंतु इस वैश्विक महामारी के अलावा भी प्रतिदिन भी सामाजिक और आर्थिक जीवन की अमीरी गरीबी की जो खाई है बढ़ती जा रही है। इसके कारण भी सामाजिक और आर्थिक जीवन का संकट, जीवन में बड़ा संकट है, और इसके बढ़ती जटिलता के कारण प्रशासन की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि ये भी एक उत्तरदायी कारण है प्रशासनिक राज्य के कार्यों में अभिवृद्धि का, या प्रशासकीय राज्य के विकास का एक उत्तरदायी कारण, एक प्रमुख ये भी है। अगला है उभरता राष्ट्रवाद। फ्रेडरिक लिस्ट के संरक्षणवादी सिद्धांत, जो एक प्रमुख अर्थशास्त्री हुए हैं, आज सभी देशों में एक राष्ट्रवाद की जो भावना है या राष्ट्रवाद का उदय है, वह प्रत्येक देश में अपना अपना राष्ट्रवाद है। किंतु इस राष्ट्रवाद के कारण जो वसुदेव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, पूरी जग है, धरती है, वह सब उन्नत और सुखी रहे, ये एक बहुत बड़ा संकट है। उभरता राष्ट्रवाद भी कहीं न कहीं वैश्विक समस्याओं को जन्म देता है। एक अपना अपना राष्ट्रवाद, अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या करना और अपने राष्ट्र को प्रमुख मानना, अपने राष्ट्र का विस्तार करना, जैसा कि हमारे पड़ोसी देश चीन का अलग राष्ट्रवाद है। पड़ोसी देशों को उनकी ज़मीन और क्षेत्र को हड़पना और अपना विस्तारवादी नीति के कारण आज पूरे वैश्विक संकट के रूप में या विश्व में एक कंटक के रूप में चीन का एक उभर कर सामने आया है। इसलिए उभरता राष्ट्रवाद भी कहीं न कहीं प्रशासकीय राज्य के विकास की अवधारणा, क्योंकि उसको निपटारा करने के लिए देश में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निपटारा करने के लिए प्रशासनिक राज्य उत्तरदायी होगा, और प्रशासनिक राज्य के विकास का उत्तरदायी कारण उभरता राष्ट्रवाद भी है। अगला है नवोदित राष्ट्र तथा उनकी समस्याएं। जैसा कि नवीन जो राष्ट्र का उदय है और उनकी जो समस्याएं हैं, वह अभी धरातल पे, या कह सकते हैं कि इस वैश्विक चलन या वैश्विक व्यवस्था में नवोदित राष्ट्र उन गतिशील, उन विकासशील राष्ट्रों के दायित्व है कि वह उन नवोदित राष्ट्रों की जो समस्याएं हैं उनको पूरा करने के लिए सहयोग दे। कोई व्यक्ति भूखा या कोई व्यक्ति दुखी नहीं हो, ये विश्व के राष्ट्रों का एक दायित्व है। उसके कारण भी जो प्रशासनिक राज्य है उसके विकास के उत्तरदायी कारण हैं। इस प्रकार से प्रशासकीय जो राज्य है, यानी प्रशासनिक जो राज्य है, वह प्रत्येक देश में अपने अपने तरीके से शासन व्यवस्था की योजनाओं को, नीतियों को क्रियान्वयन या कार्यक्रमों को क्रियान्वयन का दायित्व प्रमुख भूमिका के रूप में निभाता है। और प्रमुख भूमिका के रूप में जो व्यवस्था है वो एक प्रशासकीय राज्य ही निभा सकता है। और प्रशासकीय राज्य, आज ऐसा कोई राष्ट्र नहीं जहाँ प्रशासकीय राज्य की अवधारणा देखने को नहीं मिलते, या प्रशासकीय राज्य की व्यवस्था के रूप में हमें कहीं न कहीं किसी भी देश में, कैसी भी शासन में, किसी भी विचारधारा हो, उस विचारधारा में, शासन व्यवस्था में प्रशासन की प्रमुख भूमिका, इसलिए इसे प्रशासकीय राज्य कहा गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।